नमस्कार, न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। लेकिन सर, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि इस बढ़े हुए ऑक्सीजन के कोटे को दिल्ली तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। एक एस्टिमेट के हिसाब से दिल्ली को 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत है। आपने हमारा कोटा 480 टन कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इस बढ़ाए हुए 480 टन में से भी केवल 350 टन ऑक्सीजन दिल्ली पहुंच पाई है। प्रधानमंत्री जी, जब से ऑक्सीजन का संकट शुरू हुआ है, मेरे फोन बजते रहते हैं। कभी कोई अस्पताल कहता है कि 3 घंटे की ऑक्सीजन बची है, कभी कोई अस्पताल कहता है कि 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है। हम कारण जानने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि पीछे किसी राज्य ने दिल्ली के लिए ऑक्सीजन लाने वाले ट्रक को रोक रखा है। हमने मदद के लिए केंद्र सरकार में कुछ मंत्रियों को फोन किए। शुरू में उन्होंने खूब सहयोग किया सर, लेकिन अब वो भी बेचारे थक गए हैं। सर, देश के संसाधनों पे तो 130 करोड़ लोगों का अधिकार है ना। अगर दिल्ली में ऑक्सीजन की फैक्ट्री नहीं है, जिस राज्य में ऑक्सीजन की फैक्ट्री है, क्या वो दिल्ली की ऑक्सीजन रोक सकते हैं? ऐसे में हम क्या करें? सर, मैं आपका बेहद शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज आपने ये मीटिंग बुलाई है, बहुत सही समय पे ये मीटिंग बुलाई है। पर सर, मैं आज ये जानना चाहता हूं कि अगर आज या कल या किसी भी टाइम हमारे दिल्ली के किसी अस्पताल में अगर 1 घंटे की, आधे घंटे की, 2 घंटे की ऑक्सीजन बच जाए और लोगों की मरने की नौबत आ जाए, तो मैं फोन उठा के केंद्र सरकार में किससे बात करूं? सर, मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर कोई राज्य दिल्ली के कोटे की ऑक्सीजन का ट्रक रोक ले तो मैं फोन उठा के किससे बात करूं? हालत काफी ज्यादा गंभीर हो चुके हैं सर। हम अपने लोगों को मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकते। हमें लोगों को यह विश्वास दिलाना पड़ेगा कि एक एक जिंदगी हमारे सबके लिए कीमती है। हम आपसे फिर से दिल्ली के लोगों की तरफ से हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं कि सर, तुरंत कोई कठोर और सार्थक कदम नहीं उठाया गया तो शायद दिल्ली के अंदर कोई बहुत बड़ी त्रासदी हो सकती है। मैं आपसे मार्गदर्शन चाहता हूं सर। सर, कुछ ही राज्य हैं जहां से मैक्सिमम दिल्ली की ऑक्सीजन आती है और जहां सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है और जहां सबसे ज्यादा हमारे ऑक्सीजन के ट्रक रोके जा रहे हैं। मेरी आपसे विनती है, अगर आप उन राज्यों के मुख्यमंत्री को एक बार बोल दें, फोन कर दें कि हमारे ऑक्सीजन के ट्रक ना रोकें, तो दिल्ली के लोगों को ऑक्सीजन मिल जाएगी। आपका एक फोन ही बहुत है सर उनको। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की तरफ से मैं आज आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि सर, आप हमारी मदद कर सकते हैं। आप कृपया हमारी मदद कीजिए और अस्पताल में लोगों को, ताकि ऑक्सीजन मिल जाए। ऑक्सीजन की कमी के कारण अस्पताल में जो हालत बने हुए हैं वो अब देखे नहीं जाते। लोग बहुत ज्यादा तकलीफ में हैं सर। पूरी रात हम सो नहीं पाते, नींद नहीं आती। इनका मुख्यमंत्री होते हुए भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा। डर लगता है कि ऑक्सीजन की कमी से कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। ईश्वर ना करे, अगर ऑक्सीजन ना मिलने से कुछ अनहोनी हो गई तो हम सब कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। प्रधानमंत्री जी, कोरोना से देश को बचाने के लिए एक नेशनल प्लान बनना चाहिए। इस नेशनल प्लान के अंतर्गत देश के सभी ऑक्सीजन प्लांट्स को तुरंत आर्मी के जरिए केंद्र सरकार टेक ओवर करे। ऑक्सीजन प्लांट्स से निकलने वाले हर ट्रक के साथ एक आर्मी का एस्कॉर्ट व्हीकल रहेगा, तो कोई उस ट्रक को फिर आगे रोक नहीं पाएगा। देश के 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लाइव टेलीकास्ट करने पर प्रोटोकॉल के पालन की नसीहत दी। मीटिंग के एक हिस्से का अरविंद केजरीवाल लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने उनकी टिप्पणी के बाद कहा कि इस मीटिंग में एक बात बहुत गलत हो रही है और प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा है। मीटिंग के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यदि हमारे पास एक नेशनल प्लान होगा तो हम सभी मिलकर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ सकेंगे। अरविंद केजरीवाल को बीच में ही रोकते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, ये हमारी जो परंपरा है और हमारा जो प्रोटोकॉल है उसके बहुत खिलाफ हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी इन हाउस मीटिंग का लाइव टेलीकास्ट करे। ये उचित नहीं है और हमें हमेशा संयम का पालन करना चाहिए।
पीएम नरेंद्र मोदी की इस नसीहत के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जी सर, इस बात का ध्यान रखेंगे। एक नेशनल प्लान होगा तो हम सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलके इस दिशा में काम करेंगे। सर, कोरोना की वजह से दिवंगत आत्माओं को शांति मिले। हाँ जी सर। ये हमारी जो परंपरा है, हमारे जो प्रोटोकॉल है, उसके बहुत खिलाफ हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करें। ये उचित नहीं है। ये हमने हमेशा संयम पालन करना चाहिए। ठीक है सर, इसका ध्यान रखेंगे आगे से। सर, मैं सभी आत्माओं को शांति मिले जिन जिन लोगों का इस दौरान कोरोना की वजह से जिनका देहांत हो गया, और उनके परिवारों को दुख सहने की शक्ति दे। अगर सर मेरी तरफ से कोई गुस्ताखी हुई है, मैंने कुछ कठोर बोल दिया, मेरे आचरण में कोई गलती है, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। लेकिन अभी तक जितने आज पॉल साहब की जो प्रेजेंटेशन थी वो भी बहुत अच्छी थी, और उसके हिसाब से जो भी हमें निर्देश दिए गए हैं उन निर्देशों का हम पालन करेंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत केंद्र सरकार गरीबों को मई और जून 2021 के महीने में मुफ्त में राशन मुहैया करवाएगी। इस योजना के तहत 2 महीनों में जनता को 5 किलो राशन दिया जाएगा। मुफ्त में राशन मिलने से तकरीबन 80 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा। सरकार ने पिछले साल भी कोरोना की लड़ाई से निपटने के दौरान गरीबों को मुफ्त में राशन मुहैया करवाया था। इस आखिरी सुनवाई ने मिश्रित भावनाओं को जन्म दिया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे ने सीजेआई पद की कमान न्यायमूर्ति एन.वी. रमन्ना को सौंपने से पहले अपने अंतिम कार्य दिवस पर कहा। सीजेआई ने कहा, इस आखिरी सुनवाई ने मिश्रित भावनाओं को जन्म दिया है। मैं पहले भी पीठ में रह चुका हूं, लेकिन ये भावनाएं इतनी मिली जुली है कि मैं कुछ भी साफ तौर पर नहीं कह पा रहा हूं। जस्टिस एन.वी. रमन्ना, जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और जस्टिस वी. रामा सुब्रमण्यम के साथ परंपरा के तौर पर बेंच साझा करते हुए सीजेआई ने कहा। उन्होंने जारी रखा, लेकिन मुझे कहना होगा कि मैं इस अदालत को न केवल मेरे विद्वान सहयोगियों से बल्कि बार और सभी अन्य से भी उत्कृष्ट दलीलों की यादों के साथ उत्कृष्ट प्रस्तुति, अच्छा व्यवहार और न्याय के लिए महान प्रतिबद्धता के लिए खुशी से छोड़ रहा हूं। इस बेंच की अध्यक्षता करने से पहले सीजेआई बोबडे ने कोविड-19 पर स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई के लिए आज सुबह जस्टिस एल. नागेश्वर राव और जस्टिस एस. रविंद्र भट्ट के साथ बेंच का नेतृत्व किया था। दिल्ली की एक अदालत में गुरुवार को उमर खालिद और खालिद सैफी को उच्च जोखिम वाले कैदी होने के आधार पर दोनों के हाथों में पीछे की ओर से हथकड़ी पहनाने के लिए दिल्ली पुलिस की विशेष सेल और जेल अधीक्षक से रिपोर्ट मांगी। खालिद और सैफी पिछले साल राष्ट्रीय राजधानी में हुए दिल्ली दंगों के सिलसिले में आरोपी हैं। 101/2020 एफआईआर से संबंधित दोनों आवेदन लॉकअप कड़कड़डुमा जिला न्यायालय दिल्ली द्वारा दायर किए गए हैं, जिसमें खालिद और सैफी दोनों कैदियों को उच्च जोखिम वाला बताते हुए हथकड़ी में पेश करने की मांग की गई है। उक्त आवेदन दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय के मद्देनजर दायर किए गए हैं। कोविड संकट के बीच पश्चिम बंगाल में चुनाव कराने की तरीकों को लेकर गुरुवार 22 अप्रैल को चुनाव आयोग को कलकत्ता हाईकोर्ट की सख्ती का सामना करना पड़ा। मुख्य न्यायाधीश थोथाथिल बी. राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति अरिजित बैनर्जी की खंडपीठ ने चुनाव आयोग के तरीके पर टिप्पणी की। हम इस तथ्य को स्वीकार में असमर्थ है कि भारतीय निर्वाचन आयोग हमें अपडेट नहीं कर पा रहा है कि सर्कुलरों के प्रवर्तन के माध्यम से क्या कार्रवाई की गई है। इसके अलावा न्यायालय ने रेखांकित किया कि सर्कुलर जारी करना और स्वयं बैठकें आयोजित करना भारत निर्वाचन आयोग और उसके आदेश के तहत अधिकारियों को न केवल वैधानिक शक्ति और अधिकार अधिनियम 1950 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत अधिकार के प्रदर्शन के तहत अधिकारियों की जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करता है। न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की कि आयोग को कोविड-19 वायरस और इसके वेरिएंट द्वारा बढ़ाई गई चुनौती जैसी महामारी में भी अपेक्षित सुविधाओं के उपयोग से
लोकतंत्र को बनाए रखने के तंत्र को आगे बढ़ाने का काम सौंपा गया है। सुप्रीम कोर्ट से स्थानीय स्तर पर कोविड-19 संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए उच्च न्यायालयों को अनुमति देने का आग्रह करते हुए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दायर किया है। महामारी के दौरान आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं का वितरण शीर्षक से सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए स्वतः संज्ञान मामले में हस्तक्षेप आवेदन दायर किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कोविड-19 महामारी के संबंध में ऑक्सीजन की आपूर्ति, दवा की आपूर्ति, वैक्सीन नीति से संबंधित मुद्दों पर स्वतः संज्ञान लिया। कोर्ट ने कहा कि भारत संघ को आज नोटिस जारी किया जाएगा और मामले पर शुक्रवार को विचार किया जाएगा। कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को खराब होती स्थिति को देखते हुए कोविड-19 का उचित प्रबंधन और अस्पताल में भर्ती होने वाले रोगियों को दवा और ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए कई दिशा निर्देश दिए। मुख्य न्यायाधीश अभय ओका और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की खंडपीठ ने याचिकाओं के एक बेंच पर सुनवाई करते हुए निम्नलिखित निर्देश पारित किए। अंतरिम आदेश बढ़ाए गए। यदि राज्य में आपराधिक न्यायालयों ने सीमित अवधि के लिए अंतरिम जमानत आदेश या अग्रिम जमानत दी है, जो 23 अप्रैल से 29 मई के बीच समाप्त होने की संभावना है, तो वो 29 मई तक विस्तारित होगा। हालांकि यदि रद्द करने के लिए आवेदन किए गए हैं, तो संबंधित अदालत कानून के अनुसार आवेदन पर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त BS चौहान की अध्यक्षता में बने 3 सदस्यीय जांच आयोग ने पिछले साल जुलाई में गैंगस्टर विकास दुबे और उसके 5 सहयोगियों की उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में बुधवार को यूपी पुलिस को सबूतों के अभाव में क्लीन चिट दे दी। जांच आयोग के अन्य 2 सदस्य हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त शशिकांत अग्रवाल और उत्तर प्रदेश के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक KL गुप्ता थे और पैनल को 2 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी दिल्ली में कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए अस्पतालों में बेड की कमी को लेकर चिंता व्यक्त की। न्यायमूर्ति विपिन सांघी ने दिल्ली के कोविड-19 अस्पतालों में बेड की कमी को लेकर कहा कि आम आदमी को भूल जाओ, अगर मैं अपने लिए बेड के लिए कहूं तो मेरे लिए भी बेड उपलब्ध नहीं होगा। न्यायमूर्ति विपिन सांघी ने जोर देकर कहा कि लोगों की जरूरतों को तत्काल पूरा किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र कोविड बेड की आवश्यकताओं पर ध्यान देगा और बेड की संख्या बढ़ाने पर काम करेगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को डोर टू डोर टीकाकरण क्यों संभव नहीं, इस पर केंद्र के 5 बिंदुओं की आलोचना करते हुए केंद्र सरकार को कोविड-19 महामारी में बुजुर्गों, बेड पर पड़े और विकलांग व्यक्तियों के लिए अपनी टीकाकरण नीति पर फिर विचार करने के लिए कहा है। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति JS कुलकर्णी की खंडपीठ ने कहा कि यदि कोई नीति किसी बुजुर्ग व्यक्ति को उनकी नाजुक चिकित्सीय स्थिति के कारण टीकाकरण से वंचित करती है, तो इसे मनमाना और अनुचित माना जाना चाहिए। बेंच ने कहा कि जितना देश के युवा और विकलांग नागरिक संरक्षण के हकदार है, उतना ही बुजुर्ग नागरिक भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के संरक्षण के हकदार है। हम पछता रहे हैं कि बुजुर्ग नागरिकों को शैतान और गहरे समुद्र के बीच चयन करने के लिए कहा जा रहा है। चिकित्सा आपातकाल का हवाला देते हुए केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट KUWJ ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स या सफदरजंग अस्पताल दिल्ली में स्थानांतरित करने की मांग की है। अपनी याचिका में केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट KUWJ ने प्रस्तुत किया है कि 20 अप्रैल 2021 को कप्पन बाथरूम में गिर गए, जिससे गंभीर चोटें आई और बाद में उसका कोविड-19 टेस्ट भी पॉजिटिव निकला। वर्तमान में वो मथुरा के एक अस्पताल में भर्ती है। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण मच रही तबाही का जिक्र करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के नवनियुक्त कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश संजय यादव को एक पत्र लिखा है और विचाराधीन कैदियों या दोषियों को अंतरिम जमानत या पैरोल पर रिहा किए जाने की मांग की है।
बार काउंसिल के अध्यक्ष आर के अग्रवाल ने लिखा है, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तमाम खबरें आ रही हैं, जिसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश की जेलों में अत्यधिक भीड़भाड़ के कारण पिछले 2 सप्ताह के दौरान कोरोना संक्रमण के मामले दोगुने हुए हैं। जेलों में अत्यधिक भीड़भाड़ के कारण सामाजिक दूरी के नियमों का पालन न होने की वजह से बड़ी संख्या में कैदी कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।